स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, हम सॉलिड स्टेट की स्टडी कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट भी हमारा थर्ड वीडियो है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो आपने वॉच किया होगा और आपने देखा कि हमने क्रिस्टलोग्राफिक कंडीशंस स्टडी की, हमने यूनिट सेल्स के बारे में जानकारी ली, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उनकी पूरी डिटेल, उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, कहाँ पर उसकी पोजीशन है, सब कुछ कैलकुलेट किया हमने। कोऑर्डिनेशन नंबर, कंट्रीब्यूशन, हर एक चीज का कैलकुलेशन करने के बाद कंपाउंड ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर का फार्मूला कैसे क्रिएट करना है, उसके रूल्स अप्लाई किए। फिर लास्ट में हमने पैकिंग पढ़ी कि पैकिंग क्या है, पैकिंग कितने तरह की होती है और उसका डिटेल स्टडी किया हमने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल अरेंज है, जिसको हमने स्फीयर कंसीडर किया हुआ है। अगर वो अरेंज है तो कितना अरेंज है, उसका स्पेस कितना भरा जाएगा, तो इसको बच्चों कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। यानी किसी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेईई में, नीट में। आपको इसका एक डेरिवेशन कंडीशन बननी चाहिए, अच्छी मैथमेटिक्स लगाते बननी चाहिए, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। फिर हम सीखेंगे वॉइड्स क्या है और वॉइड्स कितने टाइप की होती हैं, वॉइड्स कहाँ होती हैं, उनकी पोजीशन क्या है, और वॉइड्स का रिलेशन रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या आता है। तो ये पूरा जो वीडियो होगा मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिक्स पे बेस्ड होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। तो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, you should know that the packing fraction is the part of the crystal unit cell where the constituent particle like atom, ion or molecule which are considered as a sphere are arranged। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जो उसका टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में कंस्टिट्यूएंट एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसको हम स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं, वो कितनी जगह कवर कर रहा है, कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी क्या, साइंटिफिकली जब डिफाइन करोगे आप तो बोलोगे द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय the constituent particles like atom, ion or molecule of the unit cell of any crystal structure is termed as packing fraction or packing efficiency. It is generally expressed in percentage। तो आप 100 का 100 का मल्टीप्लाई करके बाद उसको परसेंटेज में बदलोगे। ये पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन बच्चों आपको 3 यूनिट सेल में करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल। आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। So let's start about the calculation of packing fraction of the first unit cell, which one is the simple cubic unit cell। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, कितना जगह भरी है, कितनी जगह खाली है। रिजल्ट आएगा 52.5 अप्रॉक्स 52.47%, इतनी जगह भरी जाएगी, इसको कहेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड या पैकिंग फ्रैक्शन, और 47.5% अप्रॉक्स जगह खाली रहेगी, जिसको हम वॉइड कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करें, तो वो चलते हैं। तो पहले तो आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को दिमाग में लाओ और पूछो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। तो आप सब जानते हो कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल आर टर्म्ड एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप जब मैं फार्मूला को डिराइव करूंगा अलग अलग यूनिट सेल में, तो आप ये भी ध्यान दोगे कि यूनिट सेल के लिए हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, क्यूब का एज लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं ए, और रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्मॉल आर। तो ए और आर का जो रिलेशनशिप आएगा, इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, और ये रिलेशनशिप आपको कुछ भी करके सीखना होगा। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आप सब जानते हो कि ऐसी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है जिसमें कंस्टिट्यूएंट स्फीयर या पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। तब आप सब जानते हो कि ये 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट स्फीयर प्रेजेंट है। मैं क्या करता हूँ, मुझे फार्मूला डिराइव करना है, तो मैं अगर 8 स्फीयर को इलाज करूंगा तो ये कचरा हो जाएगा और अपन को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कोई 2 स्फीयर को इलाज कर ले रहा हूँ बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 स्फीयर को इलाज कर लेता हूँ, क्योंकि इतने पूरी कंप्लीट आपस में पैक जो अरेंजमेंट होता है
उसमें स्फीयर आपस में टच में होते हैं। चलिए आपने ये जब कर लिया तो आपको ये मालूम हो गया कि यार ये तो एज लेंथ ऑफ क्यूब है ए और ये स्फीयर है आर, आधा बाहर आधा अंदर। सिमिलरली ये आर है, आधा अंदर और आधा बाहर। यानी आपको यहाँ विजुअली दिख रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 2r। ये बिना सॉल्व किए ही फार्मूला आपको मिल रहा है और इससे बहुत न्यूमेरिकल आगे बनने वाले हैं, इसलिए बहुत सीरियसली इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए कितनी जगह भरी है इसको डिराइव कर। तो मैं ये कहता हूं कि भाई नंबर ऑफ स्फीयर, मैं मान के चल रहा हूं एटम को, स्फीयर्स यानी एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों आप बोलते हो कि 8 एट कॉर्नर, और कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन वैल्यू है वो 1/8 इज इक्वल टू 1। ये आपको पहले सिखा चुका हूं, आइडिया है। फिर आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो आप बोलते हो 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक कंस्टिट्यूएंट स्फीयर का वॉल्यूम है। तो मैं बोलूंगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप बोलोगे यार 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मेलिटी बोले यार एक ही तो स्फीयर आ रहा है, रिजल्टेंट तब नंबर ऑफ एटम जो हो रहा है वो एक आ रहा है, इसलिए इतना ही होगा। अच्छा चलिए मेरे को ये मालूम हो गया। अब मैं ये पता कर रहा हूँ कि क्यूब के अंदर स्फीयर है, तो क्यूब का अगर टोटल वॉल्यूम यानी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम मालूम हो जाएगा और स्फीयर का मालूम हो जाएगा, तो मैं परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई निकाल सकता हूँ बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप सब जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, लेकिन दिक्कत ये आ गई ये आर के टर्म में है, ये ए के टर्म में है, तो मुझे आर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मुझे दिख रहा है चित्र में कि लेंथ ए बी कंसीडर कर ले रहा हूं, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए और ए बी इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2r। तो फार्मूले से मुझे ये पता चल रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r होता है, या फिर रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्फीयर इज r इज इक्वल टू a/2 होता है। ऐसा करने पे मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना मिलेगा बच्चों, तो बोलोगे अब a क्यूब यानी 2r का क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। ये मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मेरे को कैलकुलेट करना है परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड। तो परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड को ही आप बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन। जब आप 100 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन होगा, और 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज परसेंट में आ जाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा, इज इक्वल टू। अब आप सोचो क्या अपॉन क्या करोगे भाई, क्यूब के अंदर स्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप बोल दोगे अब मैं करने वाला हूँ वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्फीयर जितने भी हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ऐसा करने पे अब मैं रिजल्ट गेन कर पाऊंगा, और वो रिजल्ट कितना होगा बच्चों, तो वो तो आप समझदार हो, इसको आप लिखते भी चलो, है ना। तो अब आप बोलोगे कि पैकिंग फ्रैक्शन इफिशियंसी परसेंट में अगर निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कोशिश करो वैल्यू याद रखो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा 52.47%, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 52.5% बोलोगे। बोले इतनी जगह भरी जाएगी कि कौन सी यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। बोले यार जब इतनी जगह भरी जाएगी तो मैं वाइट परसेंट निकालूंगा और वो होगा 47.5% अप्रॉक्स। तो ये है इसकी मैथमेटिक्स, ये आपको बनना चाहिए, ये आपको डिराइव करते बनना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये बनेगा तब आप इसके न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व हो पाओगे। और आप थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन जेईई लेवल का है और थोड़ा सा एंड वेंड कर दिया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो कोशिश करिए रफ कॉपी लेके बैठिए और इस चीज को आप बार बार रिवाइंड करके बार बार देखने की कोशिश करिए, बुक को साथ में रख के करिए, बहुत इसलिए बनेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आपको फार्मूला मालूम हो गया, आपको तरीका मालूम हो गया। दूसरा आपको ये मालूम हो गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए इज इक्वल टू
2 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर कोई बोले तो अगर डेसिमल में बोलेंगे तो आप 100 हटा देना तो 0.525% होगा, और परसेंट में करना है तो 52.5% होगा। बॉइड परसेंटेज 47.5। कौन सी बॉइड अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तुमको बॉइड पढ़ना है। तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये कैलकुलेशन सीख लिया कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी जगह भरी है और कितनी जगह खाली है। क्लियर है, बनेगा आपको ये। अब अगर आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आइडिया हो गया तो बच्चों चलिए अब हम नई यूनिट सेल लेते हैं और वो है एफसीसी यूनिट सेल। और एफसीसी यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एज लेंथ और रिलेशन और रेडियस में रिलेशन क्या आता है, उसको पढ़ने के पहले आप एक सिंपल सा दिमाग लगाइए। बहुत सारे बच्चे रटते हैं, वो नहीं करना है। आपके पास अब 2 यूनिट सेल है, एक बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर। तो ये तय रखा कि क्यूब के एक फेस के सेंटर पे अगर कोई स्फीयर होगा तो उस फेस का डायगोनल निकालना पड़ेगा, और फेस का डायगोनल आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो √2a होता है। ये तो ये जनरल बात है, 7th 8th की बात है। और अगर बॉडी सेंटर से लेंगे तो टॉप कॉर्नर टू बॉटम कॉर्नर जाएंगे, यानी पूरे क्रिस्टल का डायगोनल आएगा। और किसी भी क्रिस्टल क्यूब के लिए जो डायगोनल आता है, बॉडी डायगोनल यानी सेंटर से निकलने वाली लाइन, उसका जो वैल्यू आती है √3a आती है। ये फिक्स्ड है, मैं अभी डिराइव भी करूंगा, और इन्हीं को आपको दिमाग में रखना है, रटना नहीं कि भाई कभी भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आएगी तो √2a वाला फार्मूला होगा, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आएगी तो √3a वाला फार्मूला होगा। तो देखते हैं अपन कि एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है। कंसंट्रेशन बनाए रखिए और बहुत सरलता से बनेगा। तो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मुझे, और वो मैं आपको बता। तो एफसीसी यूनिट सेल में अब क्या होगा बच्चों, तो देखिए आप पहले तो आप बेसिक बात क्लियर करिए कि एफसीसी यूनिट सेल क्या होती है। तो आप बोलते हो कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो ही, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे हो, तो ऐसी यूनिट सेल को हम कहते हैं एफसीसी यूनिट सेल। Clear? कि such type of unit cell in which the constituent particle like atom, ion or molecule which are considered as a sphere are present at the corners as well as the center of the each face is termed as FCC unit cell. Clear? अब FCC unit cell में क्या रिलेशन आएगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, कितनी जगह भरेगी, कितनी खाली रहेगी, क्या फार्मूला आएगा, तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि एक एफसीसी यूनिट सेल बच्चों में बनाना चाहता हूँ, स्वाभाविक बात है हर एक कोने पर एटम है और फेस के सेंटर में भी एटम है, तो मैं जितने की जरूरत है उसको इलाज कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले से एक फेस का सेंटर ड्रॉ, एक फेस डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ ये फेस के सेंटर पे एक एटम है। हर एक पोजीशन को बनाने की जरूरत नहीं है, और ये कॉर्नर है, यहाँ भी एक एटम है और यहाँ भी एक एटम है। अब बाकी को आप एज्यूम करो कि हाँ बाकी भी हैं, लेकिन उनको नहीं बनाना है, नहीं तो कचरा हो जाएगा, आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो ये एक एफसीसी यूनिट सेल के कंस्टिट्यूएंट एटम का लोकेशन हुआ। अब इस लोकेशन में आपको ये क्लियर है कि दिस वन इज द एज लेंथ है, दिस वन इज द एज लेंथ है। हम इसको ट्रायंगल ABC कंसीडर करते हैं। ये रेडियस R है, ये पूरा का पूरा स्फीयर है, यानी ये 2R पूरा डायमीटर है, और ये रेडियस R है। तो अब आप बच्चों ये देख के समझ पा रहे हो सबसे पहली बात कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी आंसर इज √2a। यानी आपको ये मालूम हो गया कि एफसीसी यूनिट सेल हो क्यूब के लिए तो यूनिवर्सल बात है कि क्यूब का फेस डायगोनल √2a होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आपको चित्र में और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ यार दिख तो रहा है। क्या AC इज इक्वल टू 4R भी है, यानी हमको ये क्लियर हो रहा है कि √2a इज इक्वल टू 4R। एफसीसी यूनिट सेल का बच्चों ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला फार्मूला है कि एफसीसी में √2a इज इक्वल टू 4R होता है।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। फेस डायगोनल रूट 2a होता है तो आपको अपने आप बनेगा कि एफसीसी यूनिट सेल में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो रूट 2a इज इक्वल टू 4r वैल्यू आती है। इस फार्मूले को कुछ भी करके आप याद रखिए, या फिर मैथमेटिकली आप समझदार है, समझते हैं। अब आप बाकी उसको जानते हैं कि अब a इज इक्वल टू 2 रूट 2r, बाकी सब कुछ कर सकते हो आप। तो a इज इक्वल टू 2 रूट 2r होगा, ये एज लेंथ की वैल्यू आ गई। ये प्रोसीजर कर लेने के बाद आप फिर वही चीज रिपीट करिए जो आपने किया था। वो क्या बोले यार कि नंबर ऑफ एटम यानी स्फीयर्स इन एफसीसी यूनिट सेल। बोले यार ये तो मुझसे बनता है 8 एट कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 एट फेस सेंटर और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 इज इक्वल टू देयर आर 4 एटम और स्फीयर आर प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको सिखाया। अगर 4 एटम है बच्चों तो वॉल्यूम कितना होगा? बोले यार जैसे वो किया वही कॉपी पेस्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स एंड स्फीयर्स 4 into 4/3 pi r cube is equal to 16/3 pi r cube होगा। अब मुझे स्फीयर का वॉल्यूम मालूम हो गया बच्चों। अब मैं निकालूंगा क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वो तो आप सबको बनता है a क्यूब, लेकिन a को r के टर्म में बदलना है। तो हम जानते हैं सिंस a is equal to 2 root 2r, therefore volume of q is equal to 2 root 2r whole cube is equal to, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 16 root 2r cube हो जाएगा। अब आपको दोनों के वॉल्यूम मालूम हो गए तो आप बोलोगे पैकिंग फ्रैक्शन यानी स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। अगर परसेंट में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 16/3 पाई r क्यूब होल अपॉन 16 रूट 2 r क्यूब इनटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी? सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, वैल्यू आ रही है पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100 आ रहा है। बाकी अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आगे की वैल्यू बता सकते हो। तो बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना, और आप वैल्यू सॉल्व करोगे और वो आएगा 74%। 74% स्पेस ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। और स्वाभाविक है जो वाइट परसेंट होगा वो लगभग 26% होगा। यानी ये क्लियर हो गया कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो 74 और वाइट परसेंटेज 26। आप इसको 2 बार 3 बार लिख के पढ़ेंगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि यार कोई भी एफसीसी यूनिट सेल आती है तो a इज इक्वल टू 4r है, तो a इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 रूट 2r आएगा। टोटल स्फीयर 4 आते हैं, इसलिए वॉल्यूम 16/3 पाई r क्यूब होगा। आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे तो a आपको मालूम है 16 रूट 2r क्यूब आएगा। अब आप सॉल्व करते हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब रख के ही सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी 74% आएगी। और इतना तो आप लोग समझदार हो, कर पाओगे, बहुत इजी है। अब जब आपको ये बनता है बच्चों तो सिमिलरली अब आप कर सकते हो बीसीसी यूनिट सेल कि यार एफसीसी यूनिट सेल अगर मुझे क्लियर है तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं बीसीसी यूनिट सेल का निकालूं तो वो कितना आएगा, उसमें क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा और कैसे उसका सॉल्व किया जाता है, उस पर हम ध्यान लगाते हैं और उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई बीसीसी यूनिट सेल में अब क्या फर्क पड़ने वाला है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। तो आप बोलोगे कि यार ऐसी यूनिट सेल जिसमें हम क्या करने वाले हैं, थर्ड हेडिंग आपकी होगी कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी यूनिट सेल, और हम बीसीसी यूनिट सेल में ए और आर का रिलेशन लाएंगे। तो आप कोशिश करो इसी फार्मूले को यूज करो। अब बीसीसी यूनिट सेल है तो हम ये कह रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट स्फीयर्स जो हैं वो कहाँ पर है। तो आप जानते हो कंस्टिट्यूएंट स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस।
तो हमारी यूनिट सेल है। अब ये कह रहे हैं कि सभी कोनों पर स्फीयर प्रेजेंट है। हम ये फेस डायगोनल ड्रॉ कर ले रहे हैं और साथ में एक बॉडी डायगोनल भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम फेस डायगोनल की वैल्यू ऑलरेडी गेन कर चुके हैं जो कि √2a है, ये a है, ये a है, ये √2a है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्फीयर बॉडी डायगोनल में है, ये कॉर्नर पे है और ये भी कॉर्नर पे है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये बॉडी डायगोनल, ये अगर ABC ट्रायंगल था तो ये ACD ट्रायंगल है। ये बॉडी डायगोनल की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ये R है, ये मालूम है कि ये 2R है और ये मालूम है कि ये R है। यानी मुझे ये क्लियर हो रहा है कि इन ट्रायंगल ACD वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल इन टर्म ऑफ रेडियस इज 4R। ये तो क्लियर हो रहा है। अब मैं यही फार्मूले को यूज करूं और मैं आपसे बोलूं कि बच्चों चलो अब इसको सॉल्व करो, तो आप बोलोगे कि भाई मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में तो ऑलरेडी मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से, क्या AC इज इक्वल टू √2a। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ACD लगा रहा हूं तो मुझे AD की वैल्यू मिलेगी क्या, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, √3a AD का वैल्यू। जब AD इज इक्वल टू √3a है और चित्र में आपको ये भी दिख रहा है कि AD इज इक्वल टू 4R है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि फॉर BCC यूनिट सेल ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, √3a इज इक्वल टू 4R। बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों। जो लोग रट्टा मारते हैं ना वो बोलते हैं अरे यार याद नहीं आ रहा, एक में ये था एक में वो था। अरे यार आप याद रखो रे यार, FCC में फेस डायगोनल और BCC में बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल √2a 7th 8th से पढ़ रहे हो, बॉडी डायगोनल √3a। तो जब FCC आएगा तो फेस डायगोनल √2a इज इक्वल टू 4R, BCC आएगा तो बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल √3a इज इक्वल टू 4R। फिर इसके बाद का काम वही, अब दिमाग लगाना है। बोलोगे नंबर ऑफ स्फीयर्स इन FCC या तो BCC कर दो, बोले 8 एट कॉर्नर एंड 1 इनसाइड ऑफ द बॉडी, और इनसाइड ऑफ बॉडी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू 1। तो सॉल्व करने पे ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 2 × 4/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8/3 πr³। फिर आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब है, सिंस A इज इक्वल टू आपको यहां से मिल रहा है क्या, 4R/√3। तब आप बोलोगे A क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 4R/√3 का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 64R³ 3√3 आएगा। अब आप बोलोगे मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं, तो बस क्या करोगे, सबकी वैल्यू रख दो। बोलो पैकिंग फ्रैक्शन स्पेस ऑक्यूपाइड 8, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/3 πr³ अपॉन 64R³ 3√3 × 100। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा रिजल्ट एकदम फिक्स्ड है, 68%। ये आपको डेटा रटा होना चाहिए, बाकी ठीक है, प्रोसीजर आपको बनना चाहिए। 68% स्पेस ऑक्यूपाई है तो कॉमन सेंस है, वॉइड परसेंटेज 32%। बहुत बहुत सरल है बच्चों। तो ये हमारा कंक्लूजन तैयार हुआ कि 3 तरह की यूनिट सेल का स्पेस ऑक्यूपाई क्या होता है, 3 तरह की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने बनते हैं, उनका स्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एज, लेंथ और रेडियस का रिलेशन, वो क्या आता है। ये सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोसीजर तो मैथमेटिकल है, तो जो भी बच्चे हैं नीट में हो चाहे जेई में हो 12th में हो, आपको आइडिया तो होना चाहिए कि कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाया तो आप सॉल्व कर पाए। अब जो हमने पढ़ा उसको अगर समरी बनाए तो हमने ये पढ़ा कि भाई नेम ऑफ यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल पढ़ी, उस यूनिट सेल में हमने नंबर ऑफ स्फीयर यानी एटम्स कितने आते हैं वो सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा रिलेशन बिटवीन
एज, लेंथ एंड रेडियस, इनके बीच का रिलेशन क्या आया। फिर हमने सीखा इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, और फिर सीखा इसका वॉइड परसेंट कितना आया। अगर हम इसको समराइज करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, नंबर ऑफ स्फीयर 8 × 1/8 यानी 1। इसमें रिलेशन क्या आया था बच्चों, a = 2r, याद है। पैकिंग फ्रैक्शन 52.5% अप्रॉक्स, वॉइड परसेंट 47.5%। ये डेटा याद करना है। दूसरा हमने पढ़ा FCC, और FCC में हमने पढ़ा 8 कॉर्नर पे 6 एट फेस सेंटर। सॉल्व किया था तो 4 स्फीयर आए थे। √2a = 4r, ये असली फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। 74% स्पेस ऑक्यूपाई है, ये आपको याद है, और 26% खाली जगह है, ये भी आपको आइडिया है। FCC की जगह अगर मैं बोलता हूँ बच्चों BCC यूनिट सेल लेके चलो, तो आपने कहा 8 एट कॉर्नर 1 इनसाइड ऑफ द यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम या स्फीयर 2 आए थे। असली फार्मूला √3a = 4r हमको मिला था रिलेशन, और स्पेस ऑक्यूपाइज 68% और वॉइड परसेंटेज 32%, 32% स्पेस हमको खाली मिला और 68% स्पेस हमको ऑक्यूपाइड मिला। अगर बच्चों आप मेहनत कर लो और ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आप समझो कि सॉलिड स्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा आपसे बनने रहा है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप मैथमेटिकली चीज़ों को इलस्ट्रेट करने की आदत डालिए, भागिए मत कि ये है वो है। खासकर जो इस टाइम पे पढ़ेंगे बच्चे और वो ये सोचे कि कोरोना टाइम है, आगे चल के तो कोरोना टाइम हट जाएगा, कोर्स में आज ठीक है काम, नीट जेईई में बहुत फर्क पड़ेगा, छोटी छोटी बातों के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप कोशिश करिए इन पे परफेक्शन लाइए। अगर आपको ये बनता है खासकर ये रिलेशन, तो आगे चल के अभी डेंसिटी के कैलकुलेशन है और तरह तरह के कैलकुलेशन है, वो आपको बनेगा। आप देखिएगा नीट में जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि FCC यूनिट सेल है, उसमें एक कंस्टिट्यूएंट एटम है, उसकी रेडियस 200 पिकोमीटर है, 200 पिकोमीटर है, तो बताइए उसका एज लेंथ क्या है। अब आपको ये फार्मूला मालूम है, विद इन 30 सेकेंड आंसर ला दोगे आप। फार्मूला नहीं मालूम है तो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट वेट करोगे और दिक्कत में आ जाओगे। तो कोशिश करो ये बने। तो ठीक है, अब हम यूनिट सेल में पैकिंग पढ़ने के बाद हम ये सीख गए बच्चों कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। क्लियर है? पैकिंग फ्रैक्शन आपको एकदम रटा होना चाहिए, इसका कितना डेटा होता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन उठता है कि यार ठीक है, आपने पैकिंग कर दी स्फीयर की, ये अलग अलग टाइप की पैकिंग हुई जो हमने सीखा था, HCP और CCP 3D। तो चलो ये पैकिंग कर दिया, जगह भी भर गई, स्पेस ऑक्यूपाई भी हो गया, तो बच क्या गया? बोले जो बच गया बच्चे उसको कहते हैं वॉइड, इंटरसाइट, इंटरस्टिशियल स्पेस या वैकेंसी। ये कैसे बनती है? तो आप बोलोगे कि भाई व्हेन द स्फीयर्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी क्रिस्टल, देन the occupied part is known as packing fraction, but the remaining part, the vacant part or vacant space is termed as void. वैसे तो कई तरह की voids होती है, लेकिन 3D स्पेस में आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए 2 तरह की void रखी गई हैं, टेट्राहेड्रल void एंड ऑक्टाहेड्रल void। इसमें भी मैथमेटिक्स है और इसको भी आपको सीखना और समझना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा कि हाँ यार इसकी क्या मैथमेटिक्स हो सकती है और ये वॉइड्स कैसे पढ़ी जाती हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो इस पे अब हम कंसंट्रेट होंगे कि क्या है वॉइड, कैसे बनती है वॉइड और कहाँ बनती है वॉइड। तो ये वॉइड्स का अब क्लियर हम करते हैं बातें। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जब स्फीयर्स को अरेंज किया यूनिट वॉल्यूम में ऑफ यूनिट सेल, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर हो गया। वॉइड खाली जगह है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप एक ध्यान दीजिए कि जो सबसे छोटी वॉइड बनाई गई है, मानी गई है, वो एक ट्रायंगुलर स्पेस है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड होते क्या बच्चों, हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में 2 तरह की वॉइड, ज़्यादा और इधर उधर घूमना नहीं है और उन्हीं पे बहुत परफेक्शन लाना है। तो पहले नंबर की वॉइड आप हेडिंग करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे डिफाइन करें और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बैठानी पड़ेगी अपने दिमाग में, जो मैथमेटिकली अप्रोचेबल है वो मैं बताऊंगा और बाकी को आपको देखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कैसे बोलें, कैसे डिफाइन करें। तो इसको ऐसे समझिए आप कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, यानी ट्राइगोनल वॉइड है, और इसके ऊपर मैं एक और स्फीयर को अरेंज कर दूं बच्चों, और इसको आप अच्छा बढ़िया डिजाइन से एक चित्र बनाओ, तो ध्यान दो ये क्या बन गया। बोले यार ये तो सिलिकेट वाला टेट्राहेड्रल बन गया, या मैं इसको स्फीयर के फॉर्म पे बनाऊं और मैं बोलूं बच्चों ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये ट्राइगोनल वॉइड है, और इस ट्राइगोनल वॉइड पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्फीयर अरेंज कर दिया है। तो ये जो वॉइड आपको तैयार होगी, वॉइड है ना कोई स्पेस जो इनविजिबल है, आप देख नहीं पा रहे, वो स्पेस को हम कहते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जब बच्चों आप बात करोगे तो पहली बात बोलोगे कि व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन एक्स्ट्रा स्फीयर इज अरेंज्ड then the formed large voids are termed as tetrahedral void। क्लियर कि जब ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्फीयर अरेंज कर दिया जाता है तो बनने वाली एक लार्ज वॉइड होती है जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इसको आप इस तरह के चित्र से समझाओगे, स्ट्रक्चर से समझाओगे, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉइड बनती है कि इनसाइड स्पेस में बनती है और आउटसाइड स्पेस से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, और आपकी कॉपी बोर्ड 2D है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको एज्यूम करोगे। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में मोस्टली इनसाइड स्पेस यानी क्यूब का जो अंदर का स्पेस है, स्पेशली बॉडी सेंटर, इन जगहों पे ऑब्जर्व होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्या, कि मोस्टली द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड और ऑब्जर्व्ड एट द बॉडी सेंटर और इनसाइड स्पेस ऑफ द यूनिट सेल। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में बैठानी है क्या, कि मोस्टली द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑब्जर्व्ड और फॉर्म्ड एट द बॉडी सेंटर और इनसाइड स्पेस ऑफ द यूनिट सेल। ये दिमाग में बैठाने से आपको आगे बड़ा हेल्प मिलने वाला है, इसलिए इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, नहीं आगे लाइट बंद हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आए हैं और बहुत सारे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा यूज्ड स्फीयर के डबल होती है। क्या सुना, number of tetrahedral voids are always double of number of spheres used। ये दिमाग में बैठाना है कि number of tetrahedral voids are always double of number of spheres used, यानी किसी भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेल के अरेंजमेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ स्फीयर यानी एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डबल नंबर ऑफ वॉइड्स बनती है। कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आप पढ़िए, कई बार याद दिमाग में रखिए, याद हो जाएगा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज डबल ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज्ड। आप इनको लिखते भी जाइए अगर आप सुन रहे हैं तो, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगला जो चौथी बात है वो मैथमेटिकली अप्रोच करनी पड़ती है और उसका प्रूफ बनना चाहिए। जेई में से क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन कई बार इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो ये कि वॉइड कहाँ है। बोले स्फीयर्स के मिलने से वॉइड बनी है। स्फीयर जब अरेंज हुआ है तो वॉइड बनी है छोटी सी, यानी स्फीयर बड़ा है और वॉइड छोटी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि स्फीयर की रेडियस आर है, कैपिटल है, कैपिटल आर, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ स्फीयर्स या एटम, आयन, मॉलिक्यूल, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए जो रेडियस होती है वो 0.225 ऑफ कैपिटल आर होती है। ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्या, कि फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स रेडियस ऑफ वॉइड इज ऑलवेज 0.225 of radius of sphere,
या आप 100 मल्टीप्लाई कर लो तो ये कह सकते हो कि रेडियस ऑफ स्फीयर का केवल 22.5% होती है, यानी वॉइड का साइज रेडियस स्फीयर के रेडियस से 4 गुना से भी छोटा होता है। ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा बच्चों कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रेडियस ऑफ वॉइड इज ऑलवेज 0.225 ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। याद रहेगा? तो 4 बातें कि when on a trigonal void, when an extra sphere is arranged, then the form large void is termed as the tetrahedral void. Second बात कि tetrahedral voids are mostly observed at the body centered or inside space of the unit cell. Third, बहुत important बात कि number of tetrahedral voids are always double of number of spheres used. जितने sphere use हुए उसके double void होती है। And fourth one, let the capital R is the radius of sphere or atom and small r is the radius of void. Then for tetrahedral void, the small r is always 0.225 of the capital R, means that the radius of void is approximately 22.5% of the radius of sphere. ये 4 बातें आपके दिमाग में एकदम बैठनी चाहिए कुछ भी करके। अब बच्चों इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मैंने कह दिया कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का बारे में आपको बता दिया कि 0.225 होता है कैपिटल आर का रेडियस ऑफ वॉइड। कैसे होता है रट ले? बोले यार एक काम करो, इसमें तो मैथमेटिकली आप स्ट्रांग हो जाओ कि आखिर ये होता कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करें कि रट्टा मारे। याद तो होना ही चाहिए, लेकिन आप अगर प्रूव करते बनता है आपसे, आप मैथमेटिकली अप्रोच कर सकते हो उसको, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि लेट मान लो एक यूनिट सेल है और इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी हुई है और हम जान रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इनसाइड स्पेस में बनी हुई है। इनसाइड स्पेस का मतलब बॉडी के सेंटर। मैं अगर ये कहूँ कि ये फेस डायगोनल है और बच्चों ये बॉडी डायगोनल है, क्लियर? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सेंटर मिल रहा है ये वॉइड है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, एज्यूम करना है हर चीज को। ये अगर वॉइड है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2 स्मॉल आर। अभी तक मैं फार्मूले पिछले जब पैकिंग फ्रैक्शन ले रहा था वो वॉइड नहीं थी, सब स्फीयर एज्यूम करके चल रहे थे। तो स्वाभाविक बात है ये वाली वैल्यू कितनी है? बोले यार इस स्फीयर को इनलार्ज कर दो अगर तो ये कैपिटल आर है। तो बोले यार ये वाली वैल्यू कितनी है? बोले ये भी कैपिटल आर है। अच्छा बच्चों, ये अगर ट्राइंगल ABC है तो आपने फेस डायगोनल तो सॉल्व कर लिया, √2a होता है। और अगर ये कैपिटल आर है तो एक स्फीयर यहाँ भी मान लेते हैं तो ये भी कैपिटल आर है। तो ABCD ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल ABC में आप बोलोगे AC इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? √2a फेस डायगोनल। चित्र में हमको AC इज इक्वल टू 2 कैपिटल R भी दिख रहा है। ये छोटे बड़े गोले हो गए, आप गोले के साइज और शेप पे मत जाइए, ध्यान पे ध्यान दीजिएगा। ये कैपिटल R है और ये भी स्फीयर है तो कैपिटल R है, यानी AC की लेंथ में 2 कैपिटल R है। क्लियर है? यानी आपको ये क्लियर हो रहा है कि √2 इज इक्वल टू 2R इक्वेशन पर। क्लियर? चलो इन ट्राइंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से AD की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ √3 है, और AD की वैल्यू और क्या है? अभी हम 4R ले रहे थे, यहाँ पे ध्यान देना है 4R है लेकिन ये रेडियस ऑफ स्फीयर्स है और ये वॉइड बीच में एज्यूम करके चल रहा है। तो यहाँ पे 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r है। तो हमको ये क्लियर हो रहा है कि √3a इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इक्वेशन नंबर 2 हम मान के चलते हैं। क्लियर? अब हमको ये पता करना है कि भाई कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जब बात किया है, मैंने कहा फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड R/R इज इक्वल टू 0.225 है, यानी R इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल R है। अगर मुझे ये प्रूव करना है तो अब मैं क्या करूँगा? R/R यानी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R
तो अब मैं जब वैल्यू को सॉल्व करूंगा बच्चों, तो स्वाभाविक बात है, अब मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2/1 कर लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2/1 करने पे अब मुझे क्या मिलेगा √3a, या ऐसे कर लेता हूं मैं, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r √3a अपॉन 2 कैपिटल R √2a। इसको सॉल्व करूं तो r प्लस r अपॉन r, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है कॉमन लेके, ये क्या बच्चा बच्चों √3 अपॉन √2, ये r प्लस r, इसको 1 प्लस कॉमन ले लिया, √3 अपॉन 2, ये r अपॉन r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस √3 अपॉन √2 -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, क्या लग पाओगे, दिमाग लगाओ, √3 माइनस √2 अपॉन √3। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि न्यूमेरिकल करते समय वैल्यू कितनी आएगी रूट टर्म पे। अब अगर आप बच्चों ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल r ऑन कैपिटल R √3 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414 इज अप्रोक्सीमेटली 0.225। बस प्रूव हो गया। तो वैल्यू तो आपको ऑलरेडी रटी हुई है, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उस वैल्यू को लाया कैसे जाता है, इस पे आप कंसंट्रेट हो कि नहीं। तो बहुत ही सरल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड में हम जब बातें पढ़ रहे होते हैं तो 4 बातें, क्या, पहली इंपॉर्टेंट बात कि व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन एक्स्ट्रा स्फीयर इज अरेंज्ड देन अ फॉर्म लार्ज वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर। दूसरी बात कि फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड the number of voids are always double of number of spheres used। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि tetrahedral voids are mostly formed inside space of the unit cell or at body center। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225 होता है, जो कि सॉल्व करने पे ये तरीका हमको फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी करके इसको सीखिए बच्चों, अगर आपको ये बनने लगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में और बहुत मजा आएगा। अब बात आई कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर बच्चों मेरे से बनता है तो क्या मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी इसी तरह का कैलकुलेशन कर सकता हूँ? हाँ, आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ रूल आप एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो फिर आपको एक नया तरह का कैलकुलेशन मिलेगा और वो कैलकुलेशन आपको समझाएगा कि टेट्रा और ऑक्टा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो बड़ा अंतर है वो अब ध्यान लगाने की चीज़ है। तो समझिएगा बात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी सेकंड हेडिंग है। दूसरे तरह की वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली बात, ट्राइगोनल वॉइड में बोला था कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो बोला था वो पहले याद करिए कि व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन एक्स्ट्रा स्फीयर इज अरेंज्ड देन लार्ज वॉइड इज फॉर्म्ड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टा में आप बोलोगे व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन इनवर्टेड ट्राइगोनल वॉइड इज अरेंज्ड देन द फॉर्म्ड स्पेस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जब एक ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर एक उल्टा ट्राइगोनल वॉइड अरेंज कर देता हूं तो ये जो आपको एक वर्चुअल स्पेस समझ में आ रहा है, ये देखिए आपको ऑक्टाहेड्रल आपने खूब बनाया है केमिकल बॉन्डिंग में, ये ऑक्टाहेड्रल स्पेस दिख रहा है और इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इसको स्फीयर के फॉर्म पे बनाना चाहते हैं बच्चों तो आप बोलोगे एक ट्राइगोनल वॉइड है, एक हाइपोथेटिकल लेयर बना दोगे और बोलोगे 3 ऊपर 3 नीचे, इस तरह से एक इन्वर्टेड रहेगा, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। तो टेट्रा और ऑक्टा में पहला अंतर कि टेट्राहेड्रल वॉइड में आपने पढ़ा कि व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन एक्स्ट्रा स्फीयर इज अरेंज्ड देन द फॉर्म लार्ज वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टा में आप बोल रहे हो कि व्हेन ऑन अ ट्राइगोनल वॉइड एन एक्स्ट्रा इन्वर्टेड ट्राइगोनल वॉइड इज अरेंज्ड देन द फॉर्म लार्ज वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। दूसरी बात टेट्राहेड्रल वॉइड में आपने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड एट द बॉडी सेंटर और इनसाइड स्पेस ऑफ द यूनिट सेल। ऑक्टा में आप बोलते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड एवरीवेयर ऑफ द क्रिस्टल, हर जगह बनता है।
but the most common octahedral voids are observed at the face center. सबसे ज्यादा कॉमन है फेस सेंटर पे मिलना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात, टेट्राहेड्रल वॉइड में आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि ऑक्टा में आप पढ़ते हो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज्ड। ये बातों को आप रिफाइंड करके रखो अपने दिमाग में कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर यूज्ड while the number of octahedral voids are equal to the number of spheres used। और चौथी जो मैथमेटिकल अप्रोच है, हमने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 0.225 होता है, यानी रेडियस ऑफ द वॉइड इज 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर और अप्रॉक्सीमेटली 22.5% टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। While in case of octahedral void, the value of small r upon capital R is 0.414. 0.225 की जगह 0.414 means that the radius of void is approximately 0.414 times of radius of sphere, or it is 41.4% of the radius of sphere। ये बातें आपको दिमाग में बैठानी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 है, उसको अगर मैं मैथमेटिकली अप्रोच करूं और प्रूव करना चाहूं बच्चों, तो क्या आप मेरा साथ दोगे प्रूव कराने में? तो बोले हाँ साथ देंगे। कैसे? बोले यार ये मान लेता हूं कि एक यूनिट सेल है और मुझे एक ये मान के चल रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक फेस के सेंटर पे है। इसमें चित्र में ज्यादा गोले नहीं बनाते हैं, अपन काम करते हैं जो काम की चीज है। मान लेते हैं कि ये फेस कोई भी एक पकड़ लो, ये फेस का पहले से डायगोनल खींच लो, ये फेस के सेंटर पे वॉइड है जिसको 2 स्मॉल r कंसीडर कर लो, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और यहाँ पे भी एक स्फीयर है। ये कैपिटल R है, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। आपको ट्राइंगल ABC में सब कुछ मालूम है। AB इज इक्वल टू आपको मालूम है पूरा A है, और AC इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट मालूम है कि वैल्यू आती है √2a। ये जनरल नॉलेज आपको मालूम है। आप बोलोगे चित्र के हिसाब से AB इज इक्वल टू क्या दिखता है बच्चों? बोला पूरा एज लेंथ। AB इज इक्वल टू और क्या दिखता है? 2 कैपिटल R स्फीयर्स ऑफ क्या सम। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC में बच्चों AC क्या दिखता है? बोले तो फेस डायगोनल √2a। और कुछ दिखता है? बोले हाँ 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ये इक्वेशन 1 है, सॉरी इसको इक्वेशन क्रिएट कर लो तो इससे क्या पता चलेगा? a इज इक्वल टू 2r इक्वेशन 1। तो इधर क्या पता चलेगा? √2a इज इक्वल टू 2r 2 स्मॉल r इक्वेशन 2। बस इसके बाद का खेल है, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R लगाना है। तो इक्वेशन नंबर 2 अपॉन 1 कर देंगे तो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r अपॉन 2 कैपिटल R √2a अपॉन a। डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो अभी आपने सीखा हुआ है वही सॉल्व करना है। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R √2 माइनस 1 हो जाएगा। एक 2 स्टेप कम कर दिया मैंने, जो सिखाया था वही। चलिए बढ़ा देता हूँ, नहीं कई लोग बोलेंगे कि नहीं बताए। तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R √2। तो इसको और आगे बढ़ाओगे तो अब क्या मिलेगा? मिलेगा r कॉमन ले लूँ, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R √2। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R √2 माइनस 1, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1.414 माइनस 1, स्मॉल r कैपिटल R 0.414। बोले तो मजा आ गया, प्रूव हो गया। बस यही है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मैथमेटिकल अप्रोच पे बहुत अच्छे से ध्यान दो तो मज़ा आ जाएगा। आपको हर चीज़ समझ में आएगी और हर चीज़ रीजनेबली आप कर पाओगे। मेरी सलाह ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बहुत लाइटली न लें कि अगर कोई आपको कह दे बस हो गया ऐसे ही है पढ़ लेना है, तो ऐसे पढ़ लेने में नहीं होगा। वो पैकिंग फ्रैक्शन डेटा रट लेना अलग चीज़ है, उसका डेरिवेटिव फॉर्म में, उसका डेराइव्ड कंडीशन में उसका वैल्यू आई कैसे, वो अगर आप सीख लेते हो तो आप तरह तरह के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो।
हर तरह के क्वेश्चन आपको जो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो अब बच्चों आप इसमें सब कुछ सीखने की कोशिश कर पा रहे हैं। आप कई बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आपने पैकिंग सीखी तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन का आइडिया हो गया, कितना स्पेस भरा गया, कितना स्पेस खाली रहा, ये सब आप बता पा रहे हैं। फिर जब आपने पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन सीख लिया तो वॉइड भी सीख ली। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका सिलेबस है। इनमें जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो कुछ भी करके आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए और वही आपके काम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक बार टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं फिर रिवाइज कराता हूँ, कोशिश करिए इस बार बड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड लेफ्ट राइट में लेके चल रहे हैं। हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पहली बात अगर बोलें तो हमने कहा कि व्हेन on a trigonal void an extra sphere is arranged then form large void is known as tetrahedral void। ये क्लियर हुई। राइट में हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर डिफरेंस में लिखना है तो क्या बोलेंगे, when on a trigonal void an inverted trigonal void is arranged then the formed void is known as octahedral void। टेट्रा में अगली बात बोली थी कि आइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर mostly observed at the body center or inside space of the unit cell। ऑक्टा में क्या बोला था, these voids are formed everywhere of the crystal cell but mostly these are formed or observed at the face center। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात टेट्रा में बताया था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज डबल ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज्ड। ये दिमाग में बैठाना है। जबकि टेट्रा में बोला था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टा में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट टेट्रा में अगर मैं बोलूँ तो मैंने कहा था कि टेट्रा में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 0.225 होता है। मीन्स रेडियस ऑफ वॉइड इज 0.225 times of the radius of sphere or 22.5% of the radius of sphere, while in octahedral void small r upon capital R is equal to 0.414, means that the radius of void is 0.414 times of the radius of sphere or 41.4% of the radius of sphere। मेरे को लगता है ये बहुत बहुत सरल है और आप इसको बहुत सरलता से सीख भी पा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आप ये वॉइड्स और पैकिंग ये दोनों बातों को सीख पाते हैं और आपको सबसे इम्पोर्टेंट मालूम हो जाता है कि इस न्यूमेरिकल करते समय एज लेंथ और कोरिलेशन क्या होता है, तो फिर आगे चीज़ें बात क्लियर होंगी, है ना। और जब ये बातें बनती हैं तो फिर इसमें आप सीखते हो आगे डेंसिटी कैलकुलेशन कि डेंसिटी कैसे आएगी, यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, और भी बहुत सारी छोटी बातें इसमें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, कुछ नहीं लगा तो पढ़ना तो है ही। ओके, तो जो भी करिए पढ़िए जरूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।